हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सी लैंग्वेज है, जिसमें हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे। और मैंने बताया था कि क्यों हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें जो हमारा कंप्यूटर्स होते हैं वो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज को ही रीड कर पाते हैं। इसलिए हम एक ऐसी लैंग्वेज हमें सीखनी होती है जो कंप्यूटर भी रीड कर सके और उसी लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकें। और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को हम तभी दे पाएंगे जब हमें उस लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होगी। क्योंकि जैसे हमें कम्युनिकेशन करने के लिए टू साइड कम्युनिकेशन के लिए हमें दोनों ही तरफ से सेम लैंग्वेज में कम्युनिकेशन अपना करना होगा, तभी हम एक दूसरे की इंस्ट्रक्शन या बातों को समझ पाते हैं। तो हमारा बेसिक जो सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट है किसने करा था उसके बारे में आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस रिची एट बेल लैबोरेटरीज ऑफ AT&T लोकेटेड इन द USA। ये जो हमारी सी लैंग्वेज है वो हमारे एक साइंटिस्ट थे डेनिस रिची ने डेवलप किया था बेल लैबोरेटरीज में ऑफ AT&T अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। इस लेबोरेटरी में इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था जो कि हमारी USA में लोकेटेड है। मीन्स जो सी लैंग्वेज है उनको डेनिस रिची ने डेवलप किया था USA में, और जिस लेबोरेटरी में उसको डेवलप किया था उसका नाम है AT&T। जब आप लोगों का वाइवा होते हैं या प्रैक्टिकल एग्जामिनर जब आते हैं तब ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि सी को किसने डेवलप किया था। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो सी के जो फाउंडर है वो डेनिस रिची। डेनिस रिची इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द सी लैंग्वेज। डेनिस रिची सी लैंग्वेज के फाउंडर हैं जिन्होंने सी लैंग्वेज को बनाया है। इट वाज डेवलप्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रीवियस लैंग्वेजेस सच एज BCPL एक्सेट्रा। जो सी लैंग्वेज को जो बनाया गया है वो जो हमारी उससे पहले की जो लैंग्वेज थी BCPL, उनको और जो उनकी प्रॉब्लम्स थी उनको ओवरकम करने के लिए सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। जो उनमें प्रॉब्लम्स आ रही थी उन्हीं को डेवलप किया गया, और हम सी लैंग्वेज को बी लैंग्वेज का एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। इसी लैंग्वेज को थोड़ा सा इनहेंस किया था, उसमें उसको मॉडिफाई करके ही हमने सी लैंग्वेज को बनाया है। सी लैंग्वेज एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के क्या क्या फीचर्स हैं। तो मैंने बताया सी लैंग्वेज, देखिए ये सी लैंग्वेज, इसके सारे फीचर्स है, एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। सी इज द वाइडली यूज लैंग्वेज, इट प्रोवाइड्स मैनी फीचर दैट आर गिवन बिलो। सी लैंग्वेज बहुत ही वाइडली यूज होने वाली लैंग्वेज है। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से इसको वाइडली यूज किया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट है इसका सिंपल। सी लैंग्वेज हमारी सिंपल लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड है और इसको सीखना भी बहुत आसान है। मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल। मशीन इंडिपेंडेंट है और पोर्टेबल है, मीन्स इसके प्रोग्राम को हम एक मशीन से दूसरी मशीन पे भी हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए ये पोर्टेबल भी है। मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए इसको ईजिली इसकी इंस्ट्रक्शन को हम सीख सकते हैं और उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका एक प्रोग्रामिंग करने में बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मेमोरी मैनेजमेंट, इस लैंग्वेज में हम मेमोरी का एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। फास्ट स्पीड, जो इसके प्रोग्राम्स है वो फास्टली प्रोसेस होते हैं, कंपाइल्ड होते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं, इसलिए इसके जो प्रोग्रामिंग की जो स्पीड है एग्जीक्यूट होने की वो बहुत फास्ट है। पॉइंटर्स, सी लैंग्वेज पॉइंटर्स को भी सपोर्ट करती है, जो आगे जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तब हम उनको देखेंगे। और रिकर्जन, रिकर्जन भी एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो खुद को ही बार बार कॉल करता है अपने अंदर। तो ये भी हमारा जब फंक्शन हम पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी सी लैंग्वेज का एक फीचर है। पॉइंटर भी सी लैंग्वेज का एक फीचर है जो इसे अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग या एफिशिएंट लैंग्वेज बनाता है। एक्सटेंसिबल भी है, इसको हम इसके प्रोग्राम को हम फंक्शन की हेल्प से इजीली बढ़ा सकते हैं। और ये लैंग्वेज
बेसिक लैंग्वेज है, सभी लैंग्वेज को सीखने के लिए ये हमारी सभी का बेस बनाती है। तो स्टूडेंट, इसके बारे में हमने जाना कि सी लैंग्वेज किसने डेवलप करी, कहाँ करी, क्या इसके फीचर्स हैं, ये सब हमने आज की इस वीडियो में देखा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज़ एल्गोरिथम। आज हम एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे। एल्गोरिथम क्या होती है, कैसे इसको हम लिखते हैं। एन एल्गोरिथम इज ए सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंस टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। एल्गोरिथम वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन का एक सीक्वेंस होता है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखा जाता है। और हम कह सकते हैं एन एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। क्या एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उससे पहले हम उसको स्टेप्स में ब्रेक कर लेते हैं, जिससे हमें एक लोकल फिगर हमारे माइंड में बन जाती है कि हम इस प्रॉब्लम को ऐसे ऐसे स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। क्योंकि किसी भी बड़े प्रोग्राम या किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें उसको ब्रेक करके छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करके उसको समझना आसान होता है, ना कि पूरा, और जिससे हम टीम वर्क भी उसके साथ कर सकते हैं। क्वालिटीज ऑफ ए गुड एल्गोरिथम। एक अच्छे एल्गोरिथम की क्या क्या क्वालिटी होती हैं। इनपुट एंड आउटपुट शुड बी डिफाइंड प्रीसियसली। मीन्स इनपुट और आउटपुट क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। हमें अपना आउटपुट पता होना चाहिए, हमें अपना ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, जिसके लिए हमें एल्गोरिथम बनानी है। ईच स्टेप इन द एल्गोरिथम शुड बी क्लियर। जितने भी स्टेप्स हम एल्गोरिथम में लिख रहे हैं सभी क्लियर होने चाहिए, जिससे हम किसी भी स्टेप का मीनिंग इजीली समझ सके। एल्गोरिथम शुड बी मोस्ट इफेक्टिव अमंग मैनी डिफरेंट वेज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। एल्गोरिथम सभी जितने भी तरीके होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, उनमें बेस्ट होती है, मोस्ट इफेक्टिव होती है। एन एल्गोरिथम शुड नॉट इंक्लूड कंप्यूटर कोड। कोई भी एल्गोरिथम कंप्यूटर का कोड इंक्लूड नहीं करती। इंस्टेड द एल्गोरिथम शुड बी रिटन इन सच ए वे दैट इट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स एल्गोरिथम को हम सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, जिससे हम किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके या किसी भी लैंग्वेज में उसकी हेल्प से कोडिंग कर सकते हैं। लैंग्वेज एल्गोरिथम का किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज या कंप्यूटर कोड से कोई लेना देना नहीं होता। राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। यूजर के द्वारा किन्हीं दो नंबर को एंटर करना और उनका सम करना के लिए हमने एक ये एल्गोरिथम का एग्जांपल लिया है। तो देखिए, जब हम किसी भी दो नंबर का सम करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास दो नंबर होने चाहिए, क्योंकि जिन दो नंबर का हम सम करेंगे, सम तभी कर पाएंगे जब नंबर हमारे पास इनपुट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला स्टेप है हमारा स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फिर डिक्लेयर वेरिएबल num1 num2 एंड सम। हमें क्या करना है कि जो वैल्यू लेनी है यूजर से, उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। तो दो वेरिएबल लिए हैं हमने, num1 एंड num2। उनमें दो वैल्यू स्टोर करेंगे, पहली वैल्यू num1 में, दूसरी वैल्यू num2 में। और एक तीसरा वेरिएबल लिया है सम। सम में क्या करेंगे, जब दो नंबर का सम आएगा और जो सम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उसको हम सम में स्टोर करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि हमारी दो वैल्यूज हैं उनका सम हो चुका है। स्टेप थर्ड, रीड वैल्यू num1 एंड num2। दो नंबर जो हमने इनपुट करें उनकी वैल्यू को रीड करें। स्टेप 4, ऐड num1 एंड num2 एंड असाइन द रिजल्ट टू सम। num1 और num2 की वैल्यू को हमने ऐड किया और सम में स्टोर कर दिया। ये हमारा यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है इस वाले स्टेप में। जो हमें 2 नंबर का सम करना था वो स्टेप 4 में हमने उसका प्रोसेसिंग की है। उसके बाद हमने जो सम आया हमारा उसको डिस्प्ले कर दिया, जो हमारा रिजल्ट है वो डिस्प्ले होगा, और हमारी जो एल्गोरिथम है, जो हमारा ऑब्जेक्ट था, वो पूरा हो गया। हमने 2 नंबर के सम को कैलकुलेट किया और उसको डिस्प्ले कर दिया। और लास्ट स्टेप है स्टॉप, मीन हमने एल्गोरिथम को स्टॉप किया। तो ये जो एल्गोरिथम है ये एक प्रारूप है किसी भी, या ढांचा है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का। और ये हमने 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए स्टेप लिखे हैं। इन्हीं को अब हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग
कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारी एल्गोरिथम है वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है, उनको हम अलग अलग स्टेप्स में उसको ब्रेक कर लेते हैं और फाइनली अपने आउटपुट तक पहुंचते हैं, जिससे हम जब कोडिंग करेंगे तो हम इजीली, हमें सारी इंस्ट्रक्शन पता है, तो हमें कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, को क्या प्रोसेसिंग करनी है, क्या फॉर्मूला यूज करना है, या क्या लॉजिक हमें उसके लिए यूज करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें एल्गोरिथम में मिल जाती है। और इसका एग्जाम में भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एल्गोरिथम से आप क्या समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एल्गोरिथम क्या होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा था और उसका एग्जाम्पल भी हमने किया था। आज का हमारा टॉपिक है फ्लो चार्ट, जिसे हम पढ़ेंगे। जो हमारा फ्लो चार्ट होता है वो एल्गोरिथम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। फ्लो चार्ट, ए फ्लो चार्ट इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। एक जो फ्लो चार्ट होता है वो एल्गोरिथम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। A flowchart can be helpful for both writing program and explaining the program to others. जो हमारा फ्लो चार्ट होता है वो हमारा हेल्पफुल होता है हमारे प्रोग्राम्स को लिखने में और एक्सप्लेन करने में अदर्स को। ये एल्गोरिथम से एक अच्छा विकल्प है। सिंबल यूज्ड इन फ्लो चार्ट, जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स का यूज करना होता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला होता है हमारा ये ओवल शेप का होता है, इसका यूज करते हैं हम स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए। रिप्रेजेंट द स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ ए फ्लो चार्ट। हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट भी इसी सिंबल से होगा और स्टॉप भी इसी सिंबल से होगा। नेक्स्ट, ये हमारा है पैरेललोग्राम और इसका यूज हम करेंगे इनपुट और आउटपुट के लिए। यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट, जो भी कोई हमें डेटा इनपुट करना है या उसको आउटपुट करना है वहाँ हम इस सिंबल का यूज करेंगे और इसी से हमें पता लगा कि हमारी कौन सा स्टेटमेंट इनपुट के लिए यूज लिखा जाना है या कौन सा आउटपुट के लिए। नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का यूज हम करते हैं प्रोसेसिंग के लिए। कोई भी लॉजिक या कोई भी डेटा प्रोसेसिंग हम रेक्टेंगल की हेल्प से करते हैं। यूज फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड डेटा मैनिपुलेशन, कोई भी हम अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे या डेटा को मैनिपुलेशन करेंगे वो किसकी हेल्प से शो करेंगे फ्लो चार्ट में, रेक्टेंगल की हेल्प से। ओके स्टूडेंट्स, और ये हमारा डायमंड बॉक्स, इसका यूज करेंगे हम डिसीजन मेकिंग में। यूज फॉर डिसीजन मेकिंग बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव, जब भी हमें दो या दो से अधिक अल्टरनेटिव के बीच में कोई डिसीजन मेकिंग करना होगा किसी भी प्रॉब्लम में, तो हम वहाँ पे यूज करेंगे डायमंड बॉक्स का। और इन सब को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम फ्लो लाइंस का। ये हमारा जो एरो के जो निशान है ये शो करेगा हमारा फ्लो लाइंस। इंडिकेट द फ्लो ऑफ लॉजिक बाय कनेक्टिंग सिंबल्स, सिंबल्स को कनेक्ट करने के लिए और हमारे जो फ्लो है इसका फ्लो चार्ट का उसको ये इंडिकेट करता है। तो ये जो है मेन सिंबल है हमारे फ्लो चार्ट के, इनको हम यूज करते हैं। इनका हमने सभी को ध्यान रखना है और इनका डिस्क्रिप्शन भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब एक फ्लो चार्ट हमने बनाया है 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए। कैसे कैसे हम उसको समझते हैं, जैसे हमने एल्गोरिथम में समझा था उसको हमने स्टेप्स लिखे थे, आज हम उसको डायग्राम्स की हेल्प से या फ्लो चार्ट की हेल्प से उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था कि ओवल होता है हमारा, और ओवल के लिए हम लेते हैं सबसे पहले इलिप्स और ओवल्स, और इसमें हमने लिखा है स्टार्ट। यहाँ से हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हमने लिया है इसमें इनपुट के लिए जितने भी हमें वेरिएबल चाहिए वो इनपुट करेंगे। हम इनपुट करने के लिए मैंने बताया था इनपुट या आउटपुट के लिए हम यूज करेंगे किसका, रेक्टेंगल का। डिक्लेयर वेरिएबल्स num1 num2 एंड सम। हमें 3 वेरिएबल की नीड है इस प्रोग्राम में, इसलिए हमने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, num1 num2 और सम। और ये तीनों हमारे इनपुट हैं, इसलिए हमने इनको किस में लिखा है, रेक्टेंगल। उसके बाद प्रोसेसिंग हो रही है, उनको रीड किया जा रहा है। रीड करने के लिए हमने दूसरा सिंबल लिया है, वो लिया है हमने पैरेललोग्राम। इसमें लिया रीड num1 एंड num2।
जो 2 नंबर हमने इसमें इनपुट किए हैं वो किए हैं हमने num1 एंड num2, क्योंकि हमें इन दोनों का सम करना है। ओके, और तीसरा प्रोसेसिंग के लिए यूज कर रहे हैं हम, प्रोसेसिंग हो रही है यहाँ पे सम a प्लस b, जो 2 नंबर है उनका हम सम कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या होगी प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग को हम करेंगे किसमें, रेक्टेंगल में। और उसके बाद फिर आउटपुट कर रहे हैं हम डिस्प्ले सम, जो 2 नंबर का सम किया है उसको करेंगे किससे, पैरेललोग्राम से। और इन सभी जो हमारे सिंबल्स है सबको कनेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं फ्लो लाइंस का। जैसे जैसे फ्लो हो रहा है उसी तरफ हमने एरो अपना शो किया है, और जैसे ही हमारा सम डिस्प्ले हो जाएगा तो हम इसको स्टॉप करेंगे। और जो हमारा पूरा प्रोग्राम है हम इजीली इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं कैसे कैसे हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, और स्टेप बाय स्टेप हम चले हैं और सभी को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने किया है। तो ये है हमारा फ्लो चार्ट। स्टूडेंट्स, एग्जाम में फ्लो चार्ट का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स या बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं इसको ड्रॉ करने के लिए, काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा गया। मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स। मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा है, सभी स्टूडेंट उसकी प्रैक्टिस करेंगे ड्रॉ करके और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टोकन्स, जिसमें हमने वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा टाइप इन सी, जो हमारा टोकन्स का एक पार्ट है। देखते डेटा टाइप क्या होता है। ए डेटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा दैट ए वेरिएबल कैन स्टोर सच एज इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एक्सेट्रा। मीन डेटा टाइप डेटा का वह भाग होता है जो बताता है किसी वेरिएबल के टाइप को। मीन्स अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको स्पेसिफाई करता है कि जो वेरिएबल है वो हमारा किस टाइप का है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। मीन्स हम उस वेरिएबल में किस तरीके की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जिस तरीके का डेटा टाइप हमने उस वेरिएबल के लिए यूज किया है उसी तरीके की वैल्यू हम उस डेटा टाइप के वेरिएबल में यूज कर सकते हैं। सी लैंग्वेज सपोर्ट्स 2 डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। सी लैंग्वेज में 2 टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं, एक होते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप, एक होते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ सम वेरी कॉमन डेटा टाइप यूज इन सी। जैसे कैरेक्टर, द मोस्ट बेसिक डेटा टाइप इन सी, इट स्टोर ए सिंगल कैरेक्टर एंड रिक्वायर ए सिंगल बाइट ऑफ मेमोरी इन ऑलमोस्ट ऑल कंपाइलर। जो हमारा प्री डिफाइंड डेटा टाइप होता है वो कैरेक्टर। कैरेक्टर में हम कैरेक्टर टाइप के डेटा स्टोर करते हैं और ये मेमोरी में 1 बाइट लेता है। ये मेमोरी में सिंगल बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करता है और एक टाइम में एक ही कैरेक्टर इसमें स्टोर हम कर सकते हैं। सेकंड टाइप है हमारा इंटीजर। एज द नेम सेड, इट एन इंट वेरिएबल इज यूज टू स्टोर एन इंटीजर। इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम इंट का प्रयोग करते हैं। फ्लोट, इट इज यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर्स विद सिंगल प्रिसीशन। मीन्स हम फ्लोट में हम जो डेसिमल्स की जो वैल्यू होती है उनको स्टोर करते हैं। अगर हमें कोई डेटा डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है तो हम उस डेटा का टाइप लेंगे फ्लोट। और डबल, इट इज यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर विद डबल। मीन्स अगर ज़्यादा बड़ा नंबर है, हमें उसको ज़्यादा डेसिमल पॉइंट्स लेनी है तो हम उसको डबल में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये हमारे डेटा टाइप, मेमोरी साइज और रेंज। हम जो हमारे डेटा टाइप हैं वो मेमोरी में कितना साइज लेते हैं और कितनी उनकी रेंज होती है इसके बारे में बताया है। तो मेन जो भी हम यूज करते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। बाकी सारे आपको इस टेबल में मिल जाएंगे और इसका नोट्स भी मैं आप लोगों को भेज चुका हूँ, वो भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसे कैरेक्टर है, कैरेक्टर के बारे में मैंने बताया भी कि ये मेमोरी में 1 बाइट लेता है और इसकी रेंज -128 to 127 होती है। तो मेमोरी में ये सबसे कम बाइट लेता है 1 बाइट। उसके बाद जैसे हम हैं इंट मेमोरी में लेता है 2 बाइट और जो इसका रेंज होती है -32,768 to 32,767, ये इसकी रेंज के बीच में होता है और इसी मेमोरी में 2 बाइट लेता है। उसके बाद आता है हमारा फ्लोट मेमोरी में 4 बाइट लेता है और इसकी रेंज भी एक्सपोनेंट में होती है। डबल मेमोरी में 8 बाइट लेता है। तो इस तरीके से हमारे जो डेटा टाइप हैं वो हम
देख रहे हैं इनके मेमोरी में अलग अलग साइज होता है और अलग अलग रेंज इनकी होती है। तो ये थे हमारे प्री डिफाइंड डेटा टाइप। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा है, वो होता है हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसको हम प्री डिफाइंड डेटा टाइप की हेल्प से ही क्रिएट करते हैं और उसको यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिक्लेयर करता है। सेकेंड वन इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। These data types are defined by the user according to requirement. अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़र इनको डिफाइन करता है और ये हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहलाते हैं। जैसे हमारा एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर, ये सारे हमारे क्या हैं, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे हमारा एरे है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट। जब हमें एक ही वेरिएबल में एक से अधिक डाटा वैल्यू को स्टोर करना होता है तब हम एरे का यूज़ करते हैं। एरे में क्या होता है कि एरे एक सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट का कलेक्शन होता है। जैसे इंटीजर अगर स्टोर कर रहे हैं तो सारी वैल्यू इसमें कैसी होंगी, इंटीजर टाइप की होती है। फ्लोट एरे अगर हमने डिक्लेयर किया है तो सारी वैल्यू इसमें फ्लोट की होंगी। तो ये हमारा होता है यूजर के अकॉर्डिंग। जैसे यूनियन है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट होते हैं। अगर सिंगल वेरिएबल में हमें डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करना है तो वहाँ पे हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करेंगे। तो आज स्टूडेंट हमने पढ़ा डेटा टाइप्स के बारे में। एक बार आप इसको और रीड आउट करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज में। डेटा टाइप्स को हमने भी पढ़ा है। अब हम करेंगे उसका एक एग्जांपल। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एग्जांपल अपना, जिसमें हम आज करेंगे डेटा टाइप्स को। तो सबसे पहले हेडर फाइल लगाएंगे। studio.h, उसके बाद हैज इंक्लूड new.h। जैसा कि हमें पता है कि हमें सबसे पहले अपना प्रोग्राम की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो लिखनी होती है, यानी कि दोनों हेडर फाइल हमें लिखनी ही होंगी, क्योंकि हम प्रोग्राम में जो हमारी हेडर फाइल्स हैं उनके अंदर जो फंक्शंस इनबिल्ट होते हैं उनका यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम अपनी दोनों हेडर फाइल लिखते हैं। तो जैसे हमें पता है पहली हेडर फाइल है हमारी studio.h और सेकंड है हमारी conio.h। स्टूडेंट अभी स्टार्टिंग है हमारे सी लैंग्वेज की, इसलिए मैं आपको दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारी studio.h इसमें दो फंक्शन होते हैं हमारे, printf और scanf, और जो conio.h है उसमें होते हैं हमारे getch और clr scr। तो इन फंक्शन का हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, तो इसीलिए ये हेडर फाइल हम स्टार्टिंग में प्रोग्राम में लिखते हैं। उसके बाद लिखेंगे void main, अब देखिए स्टूडेंट हमारे डेटा टाइप हैं, कुछ यूज़र डिफाइन होते हैं, कुछ हमारे प्री डिफाइंड होते हैं। तो प्री डिफाइंड डेटा टाइप हम पढ़ रहे हैं। जो हमारे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे, जैसे एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, उनको हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। तो आज हम सिंपल अपना इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट का एग्जांपल एक देखते हैं, जिसमें हम तीनों तरह के डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अभी पीछे थ्योरी की क्लास में कि जो हमारा इंटीजर होता है मेमोरी में 2 बाइट लेता है, कैरेक्टर होता है 1 बाइट लेता है, और फ्लोट होता है हमारा 2 बाइट मेमोरी में लेता है, और इनकी रेंज भी मैंने आप लोगों को बताई है। तो सबसे पहले एक लेते हैं हम इंटीजर ए लेते हैं, ए बराबर 2 या 4 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लेते हैं फ्लोट लेते हैं, फ्लोट में लेते हैं हम जे ले लेते हैं, जे बराबर, देखिए फ्लोट की वैल्यू है तो हम लेंगे, पॉइंट की वैल्यू में लेनी है तो 4.5, ठीक है। और एक हम लेते हैं कैर ले लेंगे, कैर CH इज इक्वल टू V ले लीजिए।
तो ये हो गया हमारा एक, तीनों तरह के डेटा टाइप है हमारे। तो इनको अब हम प्रिंट करा के देखते हैं इनकी वैल्यूज़ को। तो देखिए सबसे पहले हम प्रिंट कराएंगे इंटीजर को। तो प्रिंट टाइप में करेंगे तो इसमें लिखेंगे हम इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू, देखिए जो हमारा इंटीजर होता है उसकी वैल्यू को हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं %d। क्या यूज करते हैं? %d। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें स्पेसिफाई करता है कि किस टाइप का वेरिएबल है या किस डेटा टाइप का हमने यूज इसमें किया है। अगर %d है तो इसका मतलब सीधे सीधे ही हमारा इंटीजर टाइप का है। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम लिखते हैं वेरिएबल का नेम। तो देखिए यहाँ पे हमने ए में वैल्यू दी है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है। और स्टूडेंट प्रिंट टाइप का जो फॉर्मेट है हम वो कर रहे हैं वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। तो प्रिंट टाइप जो हमारा फंक्शन है वो हमारा studio.h हेडर फाइल का फंक्शन है, वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब प्रिंट कराएंगे हम क्या? प्रिंट कराएंगे हम फ्लोट को। तो लिखेंगे फ्लोट वैल्यू इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट फ्लोट जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसके लिए हम यूज़ करते हैं %f। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे %f हम यूज़ करेंगे। और वेरिएबल का नेम है हमारा j, तो लिख देते हैं j। ठीक है, अब लास्ट वाला है हमारा कैरेक्टर। प्रिंट टाइप में लिखेंगे हम कैरेक्टर वैल्यू है हमारी, तो कैरेक्टर वैल्यू के लिए लिखेंगे हम कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, कैरेक्टर वैल्यू इज इक्वल टू %c, ch। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी तीनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। ठीक है, अब हम लगाएंगे get_ch, और get_ch के बाद इस पर लगाएंगे यहाँ पे मैं। ठीक है, और प्रोग्राम कर देते हैं क्लोज। तो स्टूडेंट ये था हमारा प्रोग्राम। अब हम इसको कर देते हैं सेव में लिख देंगे डेटा टाइप .c, इसको करते हैं सेव। और स्टूडेंट लास्ट प्रोग्राम का जो आउटपुट है उसको क्लियर करने के लिए लगा देते हैं क्लियर स्क्रीन। ठीक है, तो ये हमने कर दिया है। अब हम इसको कराते हैं स्टूडेंट कंपाइल। तो ये देखिए, अब एक चीज़ और बता दूँ, अभी आउटपुट में जब /n का यूज़ करेंगे तो आपको अलग अलग आउटपुट तीनों वैल्यूज़ के मिलेंगे। और स्टूडेंट ये सिंपल प्रोग्राम है हमारा डेटा टाइप्स के ऊपर। तो यहाँ पे लगाएंगे, देखो हम /n तो देखिए आउटपुट मिल रहा है आपको इंटीजर वैल्यू 4, फ्लोट वैल्यू 4.5 और कैरेक्टर वैल्यू v। तो ये था स्टूडेंट सिंपल प्रोग्राम था बिल्कुल हमारा, जो हमने डेटा टाइप्स को समझा। अब हम एक और प्रोग्राम करने वाले हैं जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम करेंगे, जिसमें हम अपने डेटा टाइप्स के ऊपर ऑपरेशंस भी अप्लाई करेंगे। उसमें हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल भी लेंगे और फ्लोट टाइप के वेरिएबल भी या डेटा टाइप भी हम यूज़ करेंगे और उसका प्रोग्राम हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम। अब हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम। किसी भी प्रिंसिपल अमाउंट का किसी रेट के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आप सभी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा। जब भी आपने अपने मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू
P/T/100। P मीन्स होता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, R होता है हमारा रेट और T होता है हमारा टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए तीनों वैल्यू हमें चाहिए होती हैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो प्रोग्राम में हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है और ये वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, तो हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका प्रोग्राम हमें इसमें लिखना है। कभी कभी प्रोग्राम हमारा आ जाता है कि हम क्या करते हैं, ग्रोस सैलरी निकालने का भी प्रोग्राम आता है। तो ये जितने भी फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम हैं आप सभी करेंगे। मैं आपको आज सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ। इसीलिए जैसे अगर हमारा आता है एरिया ऑफ सर्किल का प्रोग्राम आता है तो हम उसको भी कर सकते हैं। उसमें जैसे हमारा क्या होता है πr², तो पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.14 और आर की वैल्यू हम इनपुट करेंगे। यानी कि अगर हमें सर्किल का एरिया निकालना है तो हमें ए की वैल्यू की नीड है, वो होती है हमारी रेडियस। जबकि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें इसमें P/R/T तीनों वैल्यू हमें चाहिए होती है, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम, तभी हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमें हेडर फाइल लगानी है। हैज इंक्लूड studio.h। उसके बाद हम लगाएंगे दूसरी हेडर फाइल हैज इंक्लूड conio.h। ओके, उसके बाद void main। तो स्टूडेंट्स हमें देखना है अपने प्रोग्राम में, एक तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हमें एक वेरिएबल सिंपल इंटरेस्ट के लिए चाहिए, एक पी के लिए चाहिए कितना प्रिंसिपल है, एक हमें चाहिए आर के लिए और एक चाहिए टी के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वैल्यू ले लेते हैं इंट आर कोमा टी। तो इनको तो ले लेते हैं हम इंटीजर, और हमारा एक लेते हैं हम फ्लोट SI ले लेते हैं, और एक लेते हैं P। इन दोनों को हम ले लेते हैं आप फ्लोट वैल्यूज में। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी फ्लोट में भी आ सकती हैं। अगर पॉइंट की वैल्यू आती है तो उसको हम फ्लोट में भी ले सकते हैं, या हम सभी वैल्यू को फ्लोट में भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे प्रोग्राम के ऊपर या हमारी वैल्यूज़ जो हम दे रहे हैं उनके ऊपर। अगर आपने वैल्यू को इंटीजर में लिया है तो आप उसकी प्रोग्राम में जो वैल्यू देंगे वो इंटीजर ही दे सकते हैं, और अगर आपने फ्लोट में लिया है तो आप उसकी वैल्यू फ्लोट में दे सकते हैं। पॉइंट की वैल्यू को हम इंटीजर में कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको हम फ्लोट में लेंगे, और इंटीजर की वैल्यू को हम विदाउट पॉइंट डेसिमल नंबर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंटर द वैल्यू ऑफ R and T की वैल्यू एंटर करनी है, तो उसके लिए हम लेंगे स्कैनर। दो वैल्यू है तो पर दो बार फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे, कोमा एंड R कोमा एंड T। ठीक है, उसके बाद से फिर हमें दोबारा लिखना है प्रिंट टैब।
एंटर द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट को एंटर कीजिए। तो उसके लिए हम लगाएंगे स्कैनर, फॉर्मेट स्पेसिफायर लेंगे उसके लिए %f और कोमा। तो ये हमारा स्टूडेंट्स हो रहा है। तो देखिए हमने जो हमारी इनपुट कराने की वैल्यू थी वो हमने सारी इनपुट करा दी। पी को हमने इनपुट करा दिया है, आर को और टी को भी हमने इनपुट करा दिया। अब हमें सिंपल वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करना है और अपना वहाँ से आउटपुट लेना है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम एस आई इज इक्वल टू, आप ब्रैकेट ले लीजिए, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100 सेमीकोलन। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है ये हमारा फॉर्मूला होता है PRT/100। तो यहाँ से हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, फिर हम उसको प्रिंट कराएंगे। The value of SI is F, कॉमा SI सेमीकोलन लगाएंगे। उसके बाद गेट CH लगाएंगे और इसको कर देंगे क्लोज ऐसे। और फिर और एक लगा लेते हैं हम क्लियर स्क्रीन। ये लगा लेते हैं और प्रोग्राम को कर लेते हैं हमने सेव। SI.C सिंपल इंटरेस्ट डॉट सी यहाँ कर दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। अब हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल। तो उससे पहले आर की वैल्यू है, रेट है हमारा सपोज करिए 5% का, टाइम है हमारा 2 ईयर। ठीक है, उसके बाद पी करना है हमारा सपोज करिए 1000। तो देखिए 10,000 हमारा हो गया है और 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 100। आंसर क्या आना चाहिए, द सिंपल इंटरेस्ट आना चाहिए हमारा 100। तो ये देखिए 100 रुपीज़, द वैल्यू ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट इज 100 रुपीज़। कोई डाउट? देखिए हमारी वैल्यू बिल्कुल क्लियर हमें अपने आउटपुट में शो हो रही है कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमें दिखाई दे रहा है। ओके, आप सभी वैल्यू यहाँ से फ्लोट में भी हम ले सकते हैं। अगर हम सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ फ्लोट में लेना चाहें तो फ्लोट में भी हम अपनी सारी वैल्यू को ले सकते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना होगा, F लगाना होगा, %F, और इसके लिए भी आपको %F लगाना होगा। सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि अगर हम सारी वैल्यू फ्लोट में प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अपना ले सकते हैं %F और %F। उससे क्या होगा कि हमारी अगर हम कोई भी वैल्यू पॉइंट में देते हैं तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा आंसर जो होगा अकॉर्डिंग टू इनपुट आएगा। इससे हमें यहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो आइए इसको चेक करते हैं एक बार। देखिए एंटर द वैल्यू ऑफ R एंड T। सपोज करिए रेट है हमारा 4.5 का और टाइम है हमारा 2 ईयर 3 ईयर, और ये है हमारा 5 4 5।
ठीक है, ये हमारा पी। तो अगर हम एंटर करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा हमारा 735 रुपये 75 पैसे। तो देखिए, अगर हम पॉइंट की वैल्यू भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फ्लोट की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है। आर की वैल्यू हमने दी है 4.5% का रेट है हमारा, टाइम है हमारा 3 ईयर्स, और जो हमने प्रिंसिपल की वैल्यू दी है वो दी है 5450। तो और जो हमारा फिर उसके बाद हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है वो है 735 रुपये 75 पैसे। तो ये जो प्रोग्राम हम स्टूडेंट देख रहे थे ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम जो हमने किया है। थैंक यू।